नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप पास होंगे या फिर आप फेल होंगे। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि सफलता या असफलता एक दिन में नहीं मिलती। अभी आपने जो रास्ता चुना है उसी से तय होगा कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। अगर आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में सीधे आपके काम आएंगी, तो आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, आज नहीं तो कल आप सफल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी हैं जो आपके काम की नहीं है, सिर्फ आपके पैसे की और समय की बर्बादी हो रही है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अंततः आप असफल ही होंगे और इस जाल में फंसे रहेंगे, बार बार एग्ज़ाम देते रहेंगे। इसीलिए अपना समय बहुत सोच समझकर उन चीज़ों पर निवेश करिए जो आपको सफलता की राह पे आगे बढ़ाती हैं। और इसी काम को आसान करने के लिए मैं लगातार आपको 5 सालों से सबूत भी दिखा रहा हूँ, नोट भी दे रहा हूँ कि देखिए बस इतना ही पढ़ लीजिए, टॉप 300 की नोट आपको दी जाती है, यहीं से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हैं, जाके सबूत वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिए। जो भी नोट्स यूपीएससी के लिए दी जा रही हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी, जल्दी से आप नोट ले लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक है कपास उत्पादकता मिशन। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भाई कपास के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। इस टॉपिक में कुछ ज़रूरी फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, वो लास्ट में हम देखेंगे। लेकिन विशेष रूप से कुछ ज़रूरी फैक्ट्स हैं, उन्हें आपको याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 30-31 की अवधि के लिए ये मिशन शुरू किया है। आगे भी मैंने हाईलाइट किया है कि 5,659 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए गए हैं। ये टाइमलाइन आपको याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सामान्य सी लाइन है, इस तरह की बातें आगे भी आपको कई जगह मिलेंगी। यहाँ पर एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, ये आपको याद रखना है 26 से 31 तक इतना करोड़ रुपए इसमें सरकार जो यूपीएससी है वो अलग अलग तरीके से आंकड़े बदल देती है। इसमें भी हम जलवायु प्रतिरोधी बीज बनाना चाहते हैं, कपास का आधुनिक तकनीकें अपनाना चाहते हैं, यंत्रीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो मूल्य श्रृंखला है उसमें सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, इससे कपास की उपज, गुणवत्ता ये बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। इसमें एक स्लोगन जैसा कुछ दिया गया है जिसका नाम है खेत से विदेश तक, फार्म टू फॉरेन। ये 5F विज़न के तहत ये सारी बातें कही गई हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। मान लीजिए एक छोटा सा सेंटेंस पूछ लिया गया, हो सकता है कि पीसीएस में पूछ लिया जाए कि किस फसल के उत्पादन से संबंधित ये बात कही गई है, खेत से विदेश तक। ठीक है, बाकी एक तथ्य आपको यहाँ याद रखना है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। जब भी इस तरह के आप आंकड़े पढ़ें तो एक बार, आज तो एआई का ज़माना है, गूगल की जगह आप एआई से ही पूछ लीजिए कि क्या ये सही है। कई बार ऐसा होता है कि 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद आंकड़े बदल जाते हैं, हालांकि ये अभी नहीं बदलेगा। तो मैं आगे की सलाह दे रहा हूँ कि कभी भी कोई ऐसा आंकड़ा देखें आप फैक्ट बुक में या कहीं किसी किताब में कि भारत इस नंबर पर है, पहले नंबर पर ये राज्य है, तो एक बार उसे बस ऐसे ही वेरीफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये है, बाकी कुछ समस्याएं हैं हमारे यहाँ कपास की खेती में, वो तो लंबे समय से रही हैं। अच्छा, इस मिशन के बारे में और कौन सी बातें हैं, ये तो मैंने अभी आपको 2 बार याद दिला दिया, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, ऐसे सेंटेंस कई बार बनाए गए हैं कि क्रियान्वयन कौन कर रहा है। बहुत सारे सामाजिक कल्याण से संबंधित टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस में ये बात पूछ ली जाती है। तो संयुक्त रूप से इसमें कई संस्थाएं शामिल हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, वस्त्र मंत्रालय है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR जिसको बोलते हैं। ऐसे ही 10 संस्थान हैं और CSIR का भी सहयोग मिला हुआ है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये सब मिलकर, ये सारी एजेंसियां मिलकर इसके क्रियान्वयन में लगी हैं। महत्वपूर्ण योजना है। ठीक, एक तथ्य ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। इसके कवरेज की बात करेंगे तो पहले चरण में 14 प्रमुख राज्यों में 140 जिलों में ये योजना लागू होगी, वहाँ पर केंद्रित होगी। और इसका उद्देश्य यही है कि आधुनिक कृषि तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए, कपास की खेती को आगे बढ़ाया जाए। और लक्षित परिणाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है।
2031 तक हम क्या सोच रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं? 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ा के इसका जो उत्पादन है वो 755 किग्रा, ये ग्राम मैंने कहा क्या, किग्रा प्रति हेक्टेयर तक करना। और एक तथ्य यहाँ पर आप देख लीजिए, लगभग 32 लाख कपास किसानों को इससे मतलब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उनको टारगेट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से स्वतंत्र रूप से आपसे पूछा जा सकता है, ELS एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, ये कपास क्या है, ये किस तरह का कपास है? मुख्यतः ये इसका नाम है गॉसिपियम बार्बाडेंस, जिसे मिस्री या पीमा कपास भी कहते हैं। ठीक है, ये ELS ही है, मिस्री कपास, पीमा सब कपास, या ये फिर नाम। ठीक है, इसे वस्त्र निर्माण में स्वर्ण मानक माना जाता है। इसी से हम तुलना करते हैं कि अच्छा ये इतना बढ़िया है कि इसके आधार पे हम तय करेंगे कि इससे ख़राब क्या है, इससे बढ़िया क्या है। ठीक है, तो स्वर्ण मानक कहा जाता है क्योंकि इसका जो रेशे की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है। इसकी लंबाई 30 मिलीमीटर तक होती है इसके रेशे की। ठीक है, उससे भी अधिक होती है। तो ये कुछ हो गए तथ्य इस योजना से संबंधित। लेकिन अगर आप PYQ देख रहे हैं, आपने थोड़ा समय लगाया है तैयारी में, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कपास से कम 4-5 बार 6 बार प्रश्न पूछे गए। ज़्यादातर काली मिट्टी से जोड़कर पूछ लिया जाता है। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक सेकंड रुकिए। तो हम बात कर रहे थे कपास की। यहाँ देखिए, ये PCS टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है, बनता ही है। वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो समझिए कि कपास की बात हो रही है। ठीक है, भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, उपभोक्ता भी है, मतलब उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और कपास मामले में इसका स्थान काफ़ी नीचे, वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। भारत में लगभग 60 लाख किसान जो है कपास की खेती पर निर्भर हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कह सकते हैं। वैसे तथ्य भी है इसमें, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ता है। पहली चीज़ कि कपास के उत्पादन के लिए किस तरह की परिस्थितियाँ होनी चाहिए। ये एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसे गर्म, धूप युक्त, पाला रहित जलवायु चाहिए। ठीक है, गर्म जलवायु चाहिए, पर्याप्त धूप होनी चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, बहुत नुकसान होता है उससे। ठीक है, और आर्द्रता भी पर्याप्त होनी चाहिए। यह गहरी जलोढ़ मिट्टी में उत्तरी भारत में जो होती है, काली मिट्टी में जो मध्य भारत में होती है, और लाल काली मिश्रित जो मिट्टी है दक्षिण भारत में, वहाँ पर उगाई जाती है। खासकर ये काली मिट्टी में जो ये वाला क्षेत्र है, जैसे मैं अगर भारत का नक्शा ऐसा बनाऊँ तो ये वाला जो क्षेत्र है जो काली मिट्टी का, इसमें इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है, कौन सी फसल किस सीजन की है। तो खरीफ की फसल है ये कपास। ठीक है, इसकी बुआई उत्तरी भारत में अप्रैल मई की शुरुआत में और दक्षिण भारत में मानसून के दौरान की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बाकी आगे बढ़ें तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं PCS परीक्षाओं में, UPSC भी ऐसे प्रश्न पूछती है कि कपास के उत्पादन में कौन से राज्य आगे हैं। जैसे भारत में अगर हम कपास उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र काफ़ी आगे है, सबसे आगे, फिर गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। ये क्रम आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी 9 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ये उत्तरी और मध्य दक्षिणी ये सारा क्षेत्र बनाया गया, उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं ये एक बार आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। BT कपास काफ़ी चर्चा में रहा है, इस पर भी प्रश्न UPSC ने पूछा था। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास है, GM फसल है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो कीटों से, विशेषकर जो वॉलवर्म होता है, एक कीड़ा होता है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है, उससे सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, अनुमति मिली हुई है कपास की खेती करने की, लेकिन एक GM शाकनाशी सहिष्णु कपास है, ठीक है, उसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। 2 तरह के, इसके बारे में कभी हम विस्तार से बात करेंगे। तो उसे स्वीकृति नहीं मिली है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
भारतीय कपास निगम बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। वस्त्र मंत्रालय के तहत कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, PSU है, ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य है किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना, बाजार के उतार चढ़ाव के लिए को स्थिर करना और MSP कार्यों को लागू करना, ये सब इसका काम है। तो पूछा जा सकता है कब स्थापना हुई, किस मंत्रालय के तहत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कृषि मंत्रालय समझेंगे और वहीं पर गलती हो जाएगी। ये वस्त्र मंत्रालय के तहत। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि ऐसी हालत हमारे देश में अक्सर बनती रहती है कि सरकार जो है वो सेंसरशिप बहुत लगाती है। बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम, यूट्यूब से वीडियो हटवा दी जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित की जाती है सरकार के द्वारा। अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो बच्चे कर रहे थे, वहाँ भी आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, और आप गए होंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये बात पता है कि वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया था कि कोई यहाँ से वीडियो बनाकर बाहर न भेजे। कुछ ही समय के लिए किया गया था, लेकिन किया गया था, वैसे होता ही रहता है इस तरह से। तो इसके बीच संतुलन कैसे हो, ये डिस्कशन का पॉइंट है। लेकिन चूँकि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, ये मेंस का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर राइटिंग में मैं इस पर बात करूँगा। फिलहाल प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्री के लिए आपको कुछ तथ्य देखने हैं, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट भी हैं, एक एक करके खूब ध्यान से समझिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन वो मेंस में, निबंध में, इंटरव्यू में बहुत काम आएगी। देखिए, ऑनलाइन सामग्री को सेंसर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और IT नियम अधिनियम 2000 के तहत के बढ़ते उपयोग से भारत में लोकतांत्रिक विमर्श और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण चुनौती मिल रही है। अब इसमें देखना ये है कि चिंताएं क्या हैं, और इन्हीं चिंताओं में आपको तथ्य खोजने हैं। कानूनी प्रावधानों का शस्त्रीकरण। बहुत सारे आलोचक कह रहे हैं कि कानून बनाए गए हैं, उनका सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। जो IT अधिनियम है उसकी धारा 69A, ये धाराएं हैं, ये जो स्वतंत्र मीडिया है, विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं, उनके खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वतंत्र मीडिया में यूट्यूबर्स भी आते हैं जो अपने खुद से, मतलब सरकार, एक तरह से कहें कि सरकार की आलोचना ही करते हैं, तो उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम था, संशोधन किया गया 2026 में। मेटा है, X है, इन प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि आप 3 घंटे के अंदर इस समय सीमा में सामग्री को हटाने का काम करेंगे जब हम आपको कहेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको सेफ हार्बर संरक्षण खोने का खतरा है। अब ये कई बार आप देखेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ सेफ हार्बर संरक्षण। अलग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेफ हार्बर क्या होता है, या सेफ हार्बर संरक्षण क्या होता है, इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने व्हाट्सएप बना दिया, ठीक है, X बना दिया, यूट्यूब बना दिया। अब उस कंपनी ने एक सुविधा दी कि उस यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पर कोई व्यक्ति अपनी वीडियो डाल सकता है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो उस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने क्या कहा, मतलब मैंने अगर कुछ गलत वीडियो अपलोड कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी यूट्यूब को नहीं है, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यूट्यूब को इससे छूट दी गई है। इसको हम कहते हैं सेफ हार्बर संरक्षण। लेकिन अगर सरकार ने कहा कि ISPCS मास्टर चैनल का वीडियो हटाना है 3 घंटे के अंदर, और यूट्यूब कहता है कि नहीं, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है, मास्टर बढ़िया से पढ़ा रहा है, सब ठीक चल रहा है, और सरकार अगर इसका गलत इस्तेमाल करना चाहती है कि अगर हटाओगे नहीं तो ये संरक्षण ख़त्म हो जाएगा और हम मान के चलेंगे कि तुम हमारे खिलाफ ये वीडियो बना रहे हो। समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो सरकार की आलोचना करते हैं, कुछ कमियां गिनाते हैं, उनको भी पकड़ लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़, मीम्स वायरल हो जाती हैं, सरकार उनको इन कानूनों का हवाला दे के हटवा देती है। तो वो मिसयूज़ है, होना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे आपत्तिजनक होते हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिनको हटाया जाना चाहिए, अच्छी फीलिंग नहीं आती, आलोचकों के लिए मज़े की बात होती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो शोभा नहीं देती, उनको हटाना ठीक है। लेकिन कोई आलोचना कर रहा है, कोई कमी गिना रहा है, वो सब नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। इस तरह की बातें आप इंटरव्यू में बहुत शालीनता से करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा,
बाकी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 59A में क्या कहा गया है आपसे पूछा जा सकता है, अलग से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये 69A में क्या कहा गया है। इसमें सरकार को कोई भी जानकारी ऑनलाइन जो उपलब्ध है उसे ब्लॉक करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य की कोई समस्या है, वो उस तरह की कोई बात आदमी कर रहा है, कोई पोस्ट, कोई वीडियो, कुछ भी, तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये जो 79(3)(b) के तहत अगर मध्यवर्ती जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो नहीं हटाते हैं तो उनका संरक्षण खत्म हो जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। सेफ हार्बर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सामान्य सी बातें हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। नोट तो आपके पास है ही, नोट होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वीडियो है रिवीजन के लिए, 1-2 बार देखने के लिए। और अगर आपके पास नोट नहीं है तो 1-2 बार देखेंगे, अगले ही दिन आप भूल जाएंगे, दोबारा रिवीजन करने का मन नहीं करता। जो लोग वीडियो से तैयारी करते हैं उनके साथ एक समस्या ये, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही ले लेना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है काम का, फिर भी जब आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके काम की हैं तो लेना ही चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं कि जो लोग सोचते हैं कि वीडियो से ही काम चल जाएगा, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार देख लेंगे, फिर सोचेंगे कि एक बार और देख लेंगे, लेकिन वो एक दूसरी बार वो आता नहीं है। और 2 बार देख भी लिए, 3 बार देख भी लिए तो चीज़ें याद नहीं रहती। एग्ज़ाम के समय बोझ बढ़ जाता है। और वैसे भी PDF तो एडवांस में सारी दी गई है, वीडियो थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो नोट लेने के अनेकों फ़ायदे होते हैं। रिवीजन करना आसान होता है। आधे घंटे में लेक्चर देखेंगे, उसे 2 मिनट में आप रिवाइज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ रिवाइज़ करना हो तो टाइम लगेगा। खैर, अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कौन कौन से प्रावधान हैं सेंसरशिप के, जिसके आधार पर सरकार रोक लगाती है, सेंसर करती है चीज़ों को। तो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है वो आप जानते हैं, कि जो ऐसी चीज़ों को हटा देना, रोक देना जो आपत्तिजनक हैं, हानिकारक हैं, संवेदनशील हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, अनुच्छेद 19(2), इसके तहत प्रतिबंध लगाने की, सेंसरशिप लगाने की शक्ति सरकार को है, लेकिन केवल तभी जब ये चीज़ें लागू होती हों कि राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाए। कोई व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है, कोई ऐसी बात है जिससे 2 देशों के बीच झगड़े बढ़ने की संभावना है, मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हो रहे हैं, तो उसे रोका जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के आधार पर भी उस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अदालत की अवमानना कोई व्यक्ति कर रहा है, अपराध के लिए उकसावा दे रहा है, ऐसी चीज़ों को रोका जा सकता है। ये बात 19(2) में कहा गया है। इसके अलावा भाषण और सार्वजनिक व्यवस्था, इसके तहत एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, भारतीय न्याय संहिता, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था अलग कंटेक्स्ट में, हेट स्पीच में। 2023 की धारा 152 में एक बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति अलगाववाद को बढ़ावा देता है, देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालता है, हालांकि इसका भी बहुत मिसयूज होता है किसी भी बात को लेकर देश की अखंडता खतरे में, लेकिन सच में इस तरह की बातें हैं तो उसे देशद्रोही माना जाएगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये IPC की जो धारा थी ना 124 है, उसका स्थान इसने ले लिया, तो ये पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण ये जो सेंटेंस है, ये जो देख सकें, ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको रट लेना है। ठीक है, खासकर ये IPC की धारा का स्थान लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद IT अधिनियम 2000 की जो धारा है उसमें कुछ बातें कही हैं, हमने 2 बार देख लिया है, फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूँ कि AI से कोई हानिकारक सामग्री बनाई गई है, डीप फेक, आजकल जानते हैं ऐसी भी वीडियोज़ बन जा रही हैं कि मतलब देखने में व्यक्ति वही है लेकिन वो बोल नहीं रहा है। हालांकि अभी तो पहचान में आ जाता है कि AI से बनाया गया है। धीरे धीरे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाए। कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ घूमने, कभी अपने गांव ही चला गया या कहीं ऐसे सार्वजनिक जगह पर कहीं बैठे हैं, तो कुछ लोग जो बुज़ुर्ग हैं वो मोबाइल चला रहे होते हैं, थोड़ा तेज़ आवाज़ होती है, हम सुनते हैं, तो वो AI से जनरेट की गई वीडियो होती है। समाचार वो देख रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसमें कुछ ज्ञान की बातें की जा रही हैं, वो AI से होती है। और मुझे ऐसा पर्सनली महसूस होता है कि शायद उन्हें पता नहीं है कि ये AI जो बोलने वाला व्यक्ति सामने जो दिख रहा है वो असली आदमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन जो लोग उतने जागरूक नहीं हैं, जो पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, बस मोबाइल चलाना जानते हैं, तो उनको बहुत आसानी से धोखे में लिया जा सकता है।
कि किसी प्रसिद्ध नेता के मुंह से कोई बात कहलवा दी गई, वो व्यक्ति जानेगा कि ये तो यही कह रहे हैं। तो डीप फेक जैसी सामग्री को रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है, उसको अनिवार्य किया गया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस यही है कि मिसयूज़ जहाँ करना है वहाँ पे हो ही जाता है। ओटीटी में कुछ नियम बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि ओटीटी पे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो सीबीएफसी के तहत आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वहाँ से ना सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन उससे बाहर भी कुछ है, उनके लिए आईटी अधिनियम 2021 के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। उनकी आचार संहिता होती है, ध्यान में रखते हुए कोई भी वेब सीरीज़ आ रही है कुछ भी, तो उसका पालन करते हुए आपको वो सामग्री अपलोड करनी है। बाकी फ़िल्मों पे सेंसरशिप लगती है, ये आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी फ़िल्में होती हैं जो किसी ख़ास एक प्रोपेगेंडा को प्रमोट करती हैं, उनको बहुत आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाता है। कुछ ऐसी फ़िल्में होती हैं जिनमें सरकार की बुराइयां दिखाई गई हैं या कड़वी सच्चाई बताई गई है, उन्हें नहीं मिल पाता। अभी एक मूवी आई थी सतलज के नाम से, मैंने देखी नहीं लेकिन उसकी बहुत चर्चा सुनी है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि पुलिस वालों ने कैसे बर्बरता दिखाई थी, मासूम लोगों को कैसे प्रताड़ित किया गया था, मारा गया था। वो आई मूवी 1-2 दिन में हटा दी गई प्लेटफॉर्म से। तो इस तरह एक तरह से कहें कि मिसयूज़ होता है इसका, तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा। ये वाला अधिनियम जो है सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, ये 2023 में संशोधित किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाए, मतलब संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो फिल्में होती हैं उनको यूए सर्टिफिकेट मिला होता है या ए सर्टिफिकेट, जिसमें ज़्यादा हिंसा होती है। यू सर्टिफिकेट वाली फिल्में बहुत कम होती हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद क्वेश्चन पूछा गया इस पर, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रख लीजिए, जिसको यू सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सल, वो सबके लिए उपयुक्त है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यूए में क्या होता है कि माता पिता के मार्गदर्शन के साथ कोई व्यक्ति देख सकता है। एडल्ट जो ए सर्टिफिकेट होती है, एक का एग्जैक्ट मतलब एडल्ट ही होता है, कुछ और होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो नहीं देख सकते, वयस्क लोगों के लिए ही होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही हो जो मैं कह रहा था। और एस सर्टिफिकेट में कुछ विशिष्ट दर्शकों के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये वर्गीकरण पूछा जा सकता है, मिलान के लिए पूछा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा एक लाइन आप चाहें तो ये देख सकते हैं, 2023 में जो यूए सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें भी आयु के आधार पे ये सब बना दिया, अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई हैं। ठीक है, बाकी एक चीज़, प्रिंट मीडिया को भी कैसे नियंत्रित किया जाता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 संशोधित किया गया है इसको। इसमें समाचार पत्रों और पुस्तकों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है कि आप इसके तहत पंजीकरण करा के ही अपनी पुस्तक लॉन्च करेंगे या फिर समाचार पत्र जारी करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान रख लीजिए। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था 2026 के प्री के लिए पढ़ रहे थे तब पढ़ा था, आगे हो सकता है फिर आए। तो 1923 राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिकूल जानकारी के प्रकाशन को प्रतिबंधित करता है, ये सिंपल सी बात है। केबल टेलीविज़न के लिए भी 1995 में एक अधिनियम आया था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। और पिछली बार हम अधिनियम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अधिनियम इससे जुड़े हुए हैं, कोई टॉपिक है, 4 अधिनियम दे दिए गए, किनका किनका प्रभाव इससे है, किन से सेंसरशिप लगाई जा सकती है, ऐसे दे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो आप समझ लीजिए कि अब 34 से बढ़ के इनकी संख्या हो जाएगी 38। इसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं समझने लायक जो आपको ध्यान रखनी है। यह परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 1956 में संशोधन करके लागू किया जाएगा और 2019 में हुए अंतिम संशोधन के बाद 6 वर्षों का अंतराल समाप्त हो जाएगा। ये सामान्य सी बात है। सबसे मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ती है। एक तथ्य आपसे पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 124A के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में शुरू में न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। जैसे चुनाव आयोग पे क्वेश्चन पूछा था ना यूपीएससी ने सदस्यों से, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा।
हालांकि संसद को अधिकार दिया गया है कि वो इसे बढ़ा सकती है। उच्च न्यायालयों के विपरीत यहाँ राष्ट्रपति अनुच्छेद 216 के तहत कार्यभार के आधार पर कार्यकारी आदेश द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट में ऐसा नहीं होता। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या केवल संसद के एक अधिनियम के माध्यम से ही बढ़ सकती है। एक चीज़ हमने पढ़ी है, आगे मैं फिर इसके बारे में कभी आपको बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए जजों की संख्या बढ़ा दी जाती है। ये राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास अधिकार हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाकी जब टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे। तो विधायी प्रक्रिया क्या होती है थोड़ा एक बार आप समझ लीजिए। सीजेआई नॉर्मली पहल करते हैं कि भाई बढ़ाइए, लोड बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो प्रस्ताव देते हैं, विधि और न्याय मंत्रालय को भेजते हैं, कैबिनेट उसकी स्वीकृति देती है। ये दो बात एक ही जगह, मतलब एक ही बात दो जगह लिख दी गई है। कैबिनेट स्वीकृति देगी, फिर संसदीय स्वीकृति होती है। उसमें क्या होता है कि एक कानून आता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साधारण बहुमत से पारित होगा। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है विशेष बहुमत यहाँ पर लिख दिया जाए। ये कोई किसी को हटाने की बात नहीं हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अलग है। अभी ये हम न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे। ठीक, फिर कार्यान्वयन हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है कॉलेजियम के आधार पर वो जो बताते हैं, सलाह देते हैं, फिर ये संख्या बढ़ाएंगे। एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, प्रारंभ में 1+7 मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद 1956 में 10 हुए, 60 में 13 हुए, 77 में 17 हुए, 86 में 25 हुए। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, पीसीएस परीक्षाओं में भी पूछा जाता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी ये पहले नंबर वाला तो आपको याद रखना ही है। चिंताएं क्या हैं? चिंताएं तो बनी ही रहती हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि हमारे मामले करोड़ों की संख्या में है। संख्या ये कितना ही बढ़ाएं, कुछ असर दिख नहीं रहा। तो जो सामान्य सी बातें हैं यहाँ पर आप एक बार पढ़ लेंगे, वैसे आपका बेसिक इससे क्लियर होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज की क्लास में बस ये बातें रहीं। एक बात मैं फिर से याद दिला देता हूँ, इस चैनल पर जो सीरीज़ चल रही है आंसर राइटिंग सीरीज़ है। ठीक है, 32 साल वाली सीरीज़ है और टॉप 300। इनमें से किसी को भी हल्के में मत लीजिएगा। मेरा काम है, मैं सिर्फ सबूत दिखा सकता हूँ कि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कम समय में टू द पॉइंट इतना ही पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो भी पढ़िए वो आपके काम का होना चाहिए। समय बहुत कीमती है, आप सिर्फ तैयारी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जल्दी से सफल होना है, सफल होकर आगे बढ़ना है, जीवन का आनंद लेना है। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो कुछ भी पढ़ें वो पढ़ें जो आपके काम की हैं, और वही चीज़ें हम दे रहे हैं आपको जो आपके काम का। हम तो हमारा स्लोगन भी हम वही पढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसे गंभीरता से लीजिए। पीडीएफ नोट अगर आपके पास नहीं है तो तुरंत ले लीजिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक फीस है, थोड़ी सी फीस दे के आपको नोट मिल रही है। नीचे जाइए, ऐप का लिंक है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बाकी एक बात, सारी पढ़ाई अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।